हेलो दोस्तों, वेलकम टू GKGS बुक PDF क्लासेस। आज हम खान सर की नोट्स हिस्ट्री में गुप्त वंश को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश 3री सदी में। गुप्त शासक वैश्य थे, विष्णु उपासक थे। ऐसा माना जाता है कि कुषाण शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दिया। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस वंश का अगला शासक घटोत्कच था। इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और इस उपलक्ष्य में उसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया। समुद्रगुप्त यह कुमार देवी का पुत्र था, अतः यह खुद को लिच्छवी दोहित्र या लिच्छवी का नाती कहता था। इसके बचपन का नाम कांच था। समुद्रगुप्त की नीतियाँ आक्रामक तथा विस्तारवादी थी, अतः यह अशोक के विपरीत था। इसने आर्यावर्त उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित कर दिया और उनसे टैक्स वसूलता रहा। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धरणीबंध कहा जाता है। इतिहासकार BS स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। पुराण में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, अर्थात समस्त दक्षिण भारत समुद्रगुप्त के सामने नतमस्तक था। श्रीलंका के शासक ने बौद्ध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त ने उसे मंदिर बनवाने की अनुमति दे दिया। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी प्राग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक युद्ध एवं शांति का दूत हरिश्चंद्र का है। समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित पुस्तक की रचना की, जिस कारण इसे कविराज कहा जाता है। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए तथा सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के समय सबसे अधिक प्रचलित सिक्का मयूर शैली का सिक्का था। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना। यह एक अयोग्य शासक था। इसकी पत्नी का नाम देवी था। देवी ने रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ शरद वंश के खुद के पति रामगुप्त की हत्या करवा दी। इसकी जानकारी विशाखदत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। इसने शकु का अंत कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य का अर्थ होता है शूरवीर। इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने चांदी के सिक्के चलाए। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसके न्याय का सिंहासन पत्थर का बना था। इसके समय सर्वाधिक विस्तार हिंदू धर्म का हुआ। इसके दरबार में संस्कृत के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न में सबसे प्रमुख कालिदास जी, अमरदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी वैद्य थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फायान भारत आया। इसका विवरण फोक्यूकी में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कुमारगुप्त बना। इसने महायान शाखा के शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। इसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना राजा तक्ष ने करवाई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी जिला में स्थित है। विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। 1198 ईस्वी में ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। इसकी अलग से एक जूनागढ़ अभिलेख मिला, जिससे यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने हुणों के आक्रमण को असफल कर दिया। इसके बाद गुप्त वंश में बहुत छोटे शासक हुए। भानुगुप्त के एरर अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के विनाश का कारण हुणों का आक्रमण था। हुण आक्रमण के बाद गुप्त वंश छोटे छोटे सामंतों में बढ़ गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सामंत पुष्यभूति थे। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। गुप्तकाल की भाषा संस्कृत थी। वर्तमान हिंदू धर्म का स्वरूप गुप्तकाल की देन है। गुप्तकाल की राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि इलाहाबाद के पास है। इस समय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भू राजस्व था।
या 1/4 से लेकर 1/6 हो सकता था। भू राजस्व का हक़ नकद या मेय को अनाज के रूप में दिया जा सकता है। इस समय शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी। देश का सर्वोच्च राजा होता था, जो न्याय का भी सर्वोच्च था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो ग्रामीण के अधीन रहती थी। इस समय सबसे प्रमुख अधिकारी कुमार अमात्य था, जो वर्तमान डीएम के पद पर था। फायान के अनुसार इस समय अस्पृश्यता, छुआछूत थी। निम्न जाति के लोगों को चंडाल या अत्यंगी कहा जाता था। इस समय स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, वे देवदासी भी हो सकती थीं। इस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का प्रचलन था। इस समय वेश्यावृत्ति भी थी। वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं को गणिका या कुटनी कहा जाता था। इस समय गणित तथा ज्योतिष का सर्वाधिक विकास हुआ। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। महाराष्ट्र के इन गुफाओं की संख्या 29 है। 16, 17 तथा 19 नंबर की गुफाएं गुप्त काल की हैं। अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में ही मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं बनाई गई। गुप्त काल में ही अफगानिस्तान के बामियान में स्थित पर्वतों को काटकर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई। किंतु अफगानिस्तान के तालिबान आतंकवादियों ने इसे बम से उड़ा दिया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? देखिए, राजा तरह का कार्यकाल और राज्यपाल कौन थे? पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। पुष्यमित्र के वैश्य के राज्यपाल थे। फिर सेकंड अशोक ने उनका जीर्णोद्धार करवाया था, राज्यपाल तुषारपुर। राजा थर्ड थे रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार करवाया था, राज्यपाल उस समय सुविशाख थे। चौथे नंबर पे स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार करवाया और उस समय राज्यपाल थे पर्णदत्त। हुण के बारे में पढ़ेंगे। हुण का क्षेत्र फारस, ईरान से अफगानिस्तान तक था। इनकी राजधानी अफगानिस्तान के बामियान में थी। तारामार तथा मेहरकुल दो प्रमुख हुण आक्रमणकारी थे। मेहरकुल बौद्ध विरोधी था तथा मूर्ति भंजक तोड़ने वाला था। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ स्थित अभिलेख से हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें हुणों के लिए मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन थे, जो गुप्त काल में एक सामंत हुआ करते थे। इन्होंने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर को बनाया। इस वंश का अगला शासक प्रभाकर वर्धन थे। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थीं। पहले राजवर्धन, सेकंड हर्षवर्धन, तीसरी राजश्री, जो कि महिला थी। राजश्री का विवाह कनौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री की हत्या करने का भी प्रयास किया, किंतु राजश्री जंगल में भाग गई। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। गौड़ बंगाल शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया, साथ ही इसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया। वर्तमान बोधि वृक्ष 6ठी पीढ़ी का है। हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी। हर्षवर्धन के सामने 2 चुनौती थी, पहला राजश्री का पता लगाना, दूसरा साम्राज्य को संभालना। हर्षवर्धन ने दिवाकर नामक बौद्ध भिक्षु के सहयोग से राजश्री का पता लगाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कनौज को बनाया और अपने साम्राज्य को संभालने लगा। हर्षवर्धन ने कभी भी स्वयं को कनौज का राजा साबित नहीं किया, बल्कि राजश्री का संरक्षक बनकर शासन किया। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। इसने 3 पुस्तकों की रचना की, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के दरबारी कवि भाटभट्ट थे। इन्होंने 2 पुस्तक की रचना की, कादम्बरी तथा हर्षचरित। हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा जाता है। इनके काल में चोर तथा डाकुओं का बोलबाला था। इनके समय मथुरा सूती वस्त्र का केंद्र था। इनके समय चीन का यात्री ह्वेनसांग भारत की यात्रा किया। 629 ईस्वी में जब ह्वेनसांग आया था, तब नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शिलभद्र थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित तथा शाक्य मुनि भी कहा जाता था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन का कार्य किया। ह्वेनसांग की विद्वता को देखकर हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष ह्वेनसांग को बना दिया, जिस कारण ब्राह्मणों ने हर्षवर्धन का विरोध किया। हर्षवर्धन हिंदू था, किंतु महायान शाखा से प्रभावित था। इनके समय कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन्हें 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। इसे 5वीं बौद्ध संगति भी कहते हैं। हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था, किंतु कश्मीर को अपने क्षेत्र में नहीं मिला पाया।
हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत अभियान प्रारंभ किया, किंतु नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण भारत के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इसे पराजित कर दिया। इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय का कर्नाटक में स्थित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वर्धन वंश का पतन हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य सन्नाटा की स्थिति आ गई। इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु को युग परिवर्तन का काल कहते हैं। दक्षिण भारत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर।